नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राज्यों में ईंधन बचत की पहल की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुहिम की अगुवाई करते हुए अपने काफिले की गाड़ियों को आधे से भी कम करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब इस अपील का असर राज्यों में दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली की सरकारों ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं जिससे ईंधन की बचत हो सके। सरकारों के फैसलों में साफ जो असर दिखाई दे रहा है, उसके तहत सरकारें वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रही हैं और ये चाहती हैं कि जनता भी उसका अनुसरण करे, क्योंकि मुद्दा देश हित का है, राष्ट्र हित का है। सरकारों का मानना है कि जब सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी हम इस बड़ी मुसीबत से निपट सकेंगे। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। नतीजा यह है कि कच्चा तेल महंगा हो गया है और कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों में दाम 50% से अधिक हो गए हैं। दुनिया भर में लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्यों में जो ईंधन बचत की पहल शुरू हुई है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या असर हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी से। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में सुजीत जी आपसे करूंगा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईंधन बचत की अपील ऐसे समय पर की है जब दुनिया के सामने चुनौती खड़ी है। अर्थव्यवस्था की चुनौती है, ईंधन बचाने की चुनौती है और दुनिया का हर देश इस समय प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी की जो अपील है और राज्यों में जिस प्रकार उसका असर हुआ है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसे आप कैसे देखते हैं? हर बात, हर काज देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट वाली जो फिलॉसफी है इसके तहत होती है। और देखिए, आज दुनिया में पहले कोविड, उसके बाद रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आई, इजराइल पैलेस्टाइन, और अभी ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान, यूएस और बाकी सारे जो खाड़ी के देश में उनकी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसके चलते अभी जो हमारी जो फ्यूल इंपोर्ट है, 85% हमारी फ्यूल इंपोर्ट हम लोग करते हैं, खासकर खाड़ी के। तो हमारी जो इंपोर्ट बिल काफी बढ़ गई है, ठीक है। और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था अभी एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में भारत का अर्थव्यवस्था, मैं अभी भी कहता हूं कि बाकी देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था अभी अच्छा है। देखिए, अभी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी भी 6 से 7% है, ठीक है। हमारी इन्फ्लेशन ऑल टाइम ईयर लो में है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट अभी एक कम होके 5.1% पे है। तो ये एक विश्व में बहुत कम देश हैं जहाँ पे इतनी हेल्दी ग्रोथ है और इन्फ्लेशन कम है और अनएम्प्लॉयमेंट कम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो देशों को जो अपील की है, ये देखिए एक परिस्थिति है, एक वैश्विक परिस्थिति है जिसमें हम कोलेटरल डैमेज में हैं। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था इससे भी बुरी हो सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसी, बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसी गवर्नेंस, फिजिकल गवर्नेंस, हम लोग बहुत अच्छा एक स्थिति है। लेकिन हमारी आज की जो फॉरेन रिजर्व्स है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, 11 महीने के लिए है। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चलती है तो हम लोग जब खरीदते हैं, खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं या फिर फ्यूल खरीदते हैं, तो हम लोग को डॉलर में पेमेंट करना होता है। विदेश जाते हैं हमारे लोग घूमने के लिए या कोई के लिए, तो भी डॉलर, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है। तो ये पे चलते प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अपील किया है कि देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। और ये पहली बात नहीं है, आपको याद होगा 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक शुरू की थी लाइफ मिशन, लाइफ फॉर एनवायरमेंट। उन्होंने छोटी छोटी बातें कही थी,
कि हमारी जिंदगी में हम लोग छोटी छोटी बदलाव लाएंगे। जहां पे जरूरत नहीं है एसी फैन लाइट स्विच ऑफ करेंगे, जहां पे टैप लीक हो रहा है उसको ठीक करेंगे ताकि की बर्बादी ना हो। ऐसी छोटी चीजों चीजों से हम लोग जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे वैसे जो बड़े समस्याएं, इस लोग अपने लेवल पे हम लोग उसके लिए काम कर सकते हैं। और जो देशभक्ति का जितने ही देश के लिए जो लोग हैं वही लोग देशभक्त होते हैं, या जो लोग सरहद पे देश के लिए तैनात रहते हैं वो लोग हैं। हम लोग भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं छोटी छोटी चीजों से करके, ठीक है। और ये सिर्फ देश के लिए फायदेमंद होगा ये नहीं है। जैसे कम तेल इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सलाह दिया, 10% हम लोग अपने कुकिंग में कम तेल इस्तेमाल करेंगे तो इससे हेल्दी लाइफस्टाइल भी होगी और हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा। जी। हम लोग साइकिल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हेल्दी नेशन बिल्ड होगा। तो ये सब चीजें देश के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी ये प्रधानमंत्री जी का जो अपील है ये सबको पसंद आता है। और जी। खासकर देखिए वो खुद ही वॉक्स द टॉक, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन हु इज उन्होंने जिस दिन कहा उसके दूसरे दिन अपने उन्होंने कितनी उनके लिए सुरक्षा की बड़ी चिंता है। जिसके प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कॉन्वॉय की जो सिक्योरिटी है एसपीजी को बोल के आधा कर दिया जी। है। और उनके देखते हुए बाकी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियां भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारा अपने जो यूसेज ऑफ जो उसको कम कर दिया है। तो यही प्रधानमंत्री का जो एक इंस्पिरेशन है, पूरे देश को इंस्पायर करते हैं, ये उससे सबसे ये स्पष्ट इससे पता चलता है। जी, जाहिर सी बात है, जब बात हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमेशा कहना रहा कि हम अपने संसाधनों का जितना उपयोग कर सकें, जाहिर तौर पर उससे हमारी जो विदेशी देशों पर जो विदेशों पर हमारी निर्भरता है वो कम होगी, उसका असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भारत के सामने जो आर्थिक चुनौती है वो किस प्रकार की है। क्यों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईंधन की बचत करें, क्यों प्रधानमंत्री जी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की, क्यों प्रधानमंत्री जी इस समय पूरे देश को एकजुटता के साथ इस चुनौती का मुकाबला करने का आह्वान कर रहे हैं। शिवशंकर सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है प्रधानमंत्री जी ने अपील की, राष्ट्र हित में अपील की, पूरे देश उनकी अपील को मान भी रहा है, राज्यों में कदम उठाए जा रहे हैं, हर राज्य सरकार ईंधन बचत कैसे हो, कैसे वर्क फ्रॉम होम किया जाए, इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले कर रही है। मंत्रियों ने अपनी गाड़ियां कम कर दी, जो कार्यक्रम हो रहे हैं सरकार के वो भी अब वर्चुअली होने लगे हैं। आर्थिक चुनौती की जब हम बात करते हैं, वो किस प्रकार की चुनौती इस समय है? देखिए मनोज भाई, सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखना है कि कच्चे तेल का जो आयात का जो बिल है वो अभी सालाना 120 बिलियन डॉलर का है। अगर सोने की हम बात करें तो लगभग 70 से 72 बिलियन डॉलर का, यानी कि इन दोनों को अगर आप मिला लीजिए तो तकरीबन आपका 200 बिलियन डॉलर केवल इन दो चीजों पर खर्च होता है। और हमारा जो एनुअल इंपोर्ट बिल है वो लगभग 970 बिलियन डॉलर का है, यानी कि एक हर पांचवा डॉलर हम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? कच्चे तेल और सोने के ऊपर। अब देखिए, कच्चे तेल हमारे लिए एक जरूरी है, हमारे लिए ईंधन की एक जरूरत है, और वहां पर 88% हम आयात करते हैं कच्चे तेल का। हमारे पास रिफाइनरी बहुत बड़ी है, हमारी क्षमता बहुत वहां पे है, तो हम उसका एक इस्तेमाल अपने ही देश में नहीं बल्कि प्रोसेस करके हम बाहर के देशों में भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ी हमें अर्निंग होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो डॉलर में भुगतान करना है वो तो सीमित है। तो आज के दिन में, आज अगर हम डॉलर की कीमत देखें तो लगभग 96 रुपए हो चुके हैं। हर दिन तेल कंपनियों को दाम से, जो लागत से कम पे बेचने की वजह से 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि आप कितना संयम हो सकते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का बहुत ही मूल सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है। वो क्या कहता है? संसाधन सीमित है, संसाधनों का जितना उच्चतम इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके। अब अगर आप कहें कि नहीं, हम कुछ भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो ये तेल कंपनियां आखिरकार कच्चा तेल कहां से खरीदेंगी? उनके पास रिफाइनरीज हैं। दुनिया के कई देशों में, यहां तक कि चीन में रिफाइनरी बंद हुए हैं। हमारे यहाँ कोई रिफाइनरी बंद नहीं हुई है, तो उसके लिए जो संसाधन चाहिए वो कहां से आएगा? इसीलिए आज के दिन में कोशिश क्या है कि आप डॉलर बचाएं, और डॉलर बचाने का एक तरीका यह है कि भाई आप
जो अनावश्यक ट्रैवल होता है, या फिर जो कैबलेट की बात हो रही थी, या फिर जो हम आप कहीं भी निकलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपनी गाड़ियों पे, अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को करें तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक बड़ी संख्या में उसका असर, एक बड़ी मात्रा में असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अपील का मूल उद्देश्य यही है। जी सुजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अलग अलग राज्यों ने फैसले महत्वपूर्ण लिए हैं कि किस तरह ईंधन की बचत की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें और जो भी कार्यक्रम किया जाए वो वर्चुअली हो। जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार ने भी इसी प्रकार के फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देश की लगभग हर राज्य सरकार किस तरह देश की जो मुद्रा है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाला जाए, इसमें अपना योगदान दे रही हैं फैसलों के साथ। जनता की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की जी। और जी ने जो आंकड़े दिए, 120 बिलियन डॉलर का हम लोग का सालाना, और अगर ये ऑयल पर बैरल अगर 110 डॉलर के ऊपर रहा तो हो सकता है कि 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो जाए। और जो सोने की और बाकी फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन एजुकेशन को ऐड कर देंगे तो ये बहुत बड़ी एक मात्रा हमारी जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जा रही है। तो देशवासियों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि ऐसे संकट के समय में, जैसे आप 1962 की मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब चीन के साथ युद्ध हुई थी, तो उस समय पंडित नेहरू जी ने अपील की थी, नेशनल डिफेंस फंड में देशवासियों को उन्होंने डोनेट करने के लिए अपील की थी, और उस समय के हिसाब से 200 मिलियन डॉलर के जो राशि और सोना लोगों ने डोनेट किया था। तो हमारी हमारी जो परंपरा है, ये आज के ये सदियों से हमारी परंपरा है कि हम लोग ऐसे मुसीबतों के समय में हम लोग अपने देश के लिए, समाज के लिए खड़े होते हैं। तो ये एक समय है, वैसा स्थिति अभी इतना नहीं है बुरा कि हम लोग इसके लिए अभी कोई पैनिकी वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो एक दूरदर्शी वाला जो उनका जो विजन है कि प्रिपेयरिंग द नेशन फॉर एनी इवेंचुअलिटी, ताकि कल अगर युद्ध 1 साल लंबा चले, 2 साल चले, तो भी हम लोग तैयार रहें। तो अभी हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स को प्रिजर्व करना है, हमारा जो फ्यूल को प्रिजर्व करना है, उन्होंने किसानों को कहा है कि किसान 50% नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ चलें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करें। देखिए, इससे एक तो हमारा जो फर्टिलाइजर बिल कम होगा क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर इंपोर्ट ही करते हैं, और दूसरा है कि जो खेत की जो ये होती है फर्टिलिटी वो अच्छी रहेगी, और जो ऑर्गेनिक खाने से देशवासियों की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के ये अपील नहीं कर सकते, जो ये इसको सब नहीं कर सकते जब तक देशवासी उनका हाथ, उनका साथ ना दे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जब उन्होंने अनाउंस किया था लाल किले से, तो देशवासियों ने एकजुट होकर उनका साथ दिया, तभी स्वच्छ भारत मिशन एक मूवमेंट बना। तो ऐसे ही समय है कि देशवासियों से उठ रखते हैं, और प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ अपील किए हैं देशवासियों ने उनका साथ दिया। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक किया था गिव इट अप, जो लोग सक्षम हैं वो लोग सब्सिडाइज्ड एलपीजी ना लें। ठीक है, मेरे को पता नहीं था कि हम लोग सब्सिडाइज एलपीजी लेते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एलपीजी ले रहा था सब्सिडाइज एलपीजी। तो जब भी प्रधानमंत्री जी का तो उसी दिन मैंने आई गिव अप माई सब्सिडी, और मैंने बहुत मित्रों ऐसे किया, क्योंकि उनके जो एक अपील में एक ये रहता है कि ये देश के लिए कह रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट। और जब खुद ही उसको वो अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो देशवासियों को लगता है कि नहीं, जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद जो कह रहे हैं, हिज वॉकिंग दैट टॉक, तो हम लोग को भी साथ देना चाहिए। आखिरकार ये हमारा ही देश है, तो नेशन फर्स्ट वाली फिलोसॉफी हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की, हमेशा देश ही प्रथम रहती है। तो इसी जो अपील उन्होंने किया है, इसको देशवासी भी सपोर्ट कर लें। मैं बहुत गर्व के साथ और खुशी के साथ कह रहा हूं कि पूरे देश भर से ये सूचना आ रही है कि देशवासियों प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करके उनका जो उन्होंने जो अपील की है पूरी देश को, उसको सफल बनाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। जाहिर तौर पे अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अगर कोई न्यायाधीश साइकिल से कोर्ट जा रहे हैं, ये दृश्य प्रेरणा देता है लोगों को। अगर दिल्ली सरकार के मंत्री मेट्रो से आवागमन कर रहे हैं, यातायात का उपयोग कर रहे हैं मेट्रो के जरिए, तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दृश्य हैं, वो प्रेरणा देते हैं। और ऐसे समय में जब ये एक वैश्विक चुनौती है,
उसका मुकाबला करने के लिए पूरा देश एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसके साथ खड़ा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो समझने की बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि महंगाई या कीमतों का इशू आता है, लेकिन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है उसका एक मानक यह भी है कि उस देश के केंद्रीय बैंक के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत लोग जानते हैं कि उसकी उपयोगिता और इसका महत्व क्यों है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, लेकिन एक आम दर्शक के लिए यह जानना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो महत्व है वो क्यों है, देश की अर्थव्यवस्था इससे किस तरह प्रभावित होती है और इसका क्या असर होता है। शिशिर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार का कई बार उपयोग होता है, इसका क्या असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के आम आदमी से इसका क्या सरोकार है? देखिए, अभी के समय में जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है करीब 700 अरब डॉलर के से कुछ कम है, और वो 11 महीने के आपके आयात के बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त है अभी की स्थिति में। लेकिन दिक्कत क्या है कि दो ऐसी चीजें जिनकी कीमतों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, चाहे वो कच्चे तेल की हम बात करें या फिर हम सोने की बात करें, तो अब इन दोनों ही मामलों में हमें ही वो कदम उठाने होंगे जिससे कि हम इसके खपत को कम कर सके। दूसरी बात एक और आप ध्यान में रखिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ी रकम वो भी है जो कि शेयर बाजार के रास्ते आया हुआ है। अब शेयर बाजार के रास्ते से आए हुए जो विदेशी मुद्रा है उसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में हॉट मनी कहते हैं, यानी कि वो जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जा भी सकता है। तो क्या हम उसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है कहें कि आशान्वित हो जाएं, या हम कहें कि हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, कभी भी परेशानी की जब व्यवस्था आपको दिखती है, कभी आपको एहसास होता है कि परेशानी आने वाला है, तो परेशानी आने पे ही कदम उठाएंगे या परेशानी आने का आभास होने पे कदम उठाएंगे? इस समय में जब सारी दुनिया में परेशानी दिख रही है, हमें भी दिख रहा है, सरकार ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि दिक्कत नहीं है। हमारे लिए अच्छे तेल का आना, चाहे हमारे लिए गैस का आना, एक उसकी लागत काफी बढ़ चुकी है। वैकल्पिक माध्यम है लेकिन उसकी लागत काफी ज्यादा है। तो इन सारी परिस्थितियों में हमारे आपके पास एक विकल्प क्या है कि हम उस एहसास को हम कितनी जल्दी भांप सकते हैं और उसके हिसाब से कदम उठाते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार आपको दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाता है। पहला कि इंपोर्ट बिल तो पूरा करता है, लेकिन आपको रुपये को बचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज रुपया 96 के ऊपर पहुंच चुका है, वहां पर भी आप उसका इस्तेमाल करना है। तो आप केवल ये ना सोचिए कि हमको केवल इंपोर्ट बिल देना है, आप ये भी सोचिए कि हमें रुपये को बचाने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करना। जी, जाहिर तौर पर यह सवाल उठता भी है कि विदेशी मुद्रा भंडार आता कहां से है। भारत जब सामान खरीदता है तो डॉलर में भुगतान करता है और बेचता है तो डॉलर ही लेता है, यानी आप बेचते ज़्यादा हैं तो डॉलर ज़्यादा आएंगे और ख़रीदते ज़्यादा हैं तो डॉलर ज़्यादा खर्च होंगे। ऐसे में कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार भरा रहेगा, और आयात ज़्यादा करता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव ज़्यादा रहेगा। जाहिर तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार का देश की अर्थव्यवस्था से गहरा सरोकार है। इसलिए हर किसी नागरिक को यह बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ईंधन बचाने की बात, सोना ना खरीदने की बात कही है तो क्यों कही है। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि बात डॉलर और रुपए की अक्सर होती है। जाहिर तौर पर वैश्विक चुनौतियां सबके सामने हैं, जो हालात हैं युद्ध के दुनिया में, जो टकराव की स्थितियां हैं। आप कैसे देखते हैं जब तुलना डॉलर और रुपए की जाती है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है, इसलिए मैं समझना चाहता हूं इस मुद्दे को आपसे। देखिए, डॉलर और रुपी या फिर रुपी और कोई दूसरी करेंसी, पाउंड लीजिए या यूरो लीजिए, कुछ भी, ये एक बहुत ही एक ऐसे एक सिंपल फॉर्मूला से नहीं होती है। ठीक है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग। और देश की अर्थव्यवस्था, आपने जैसे कहा कि हम लोग जितना निर्यात करेंगे उतने हम लोग को विदेशी मुद्रा भंडार हमारा अच्छा रहेगा, और जितना आयात करेंगे उतना हम लोग का कम होगा। आज अगर हम लोग देखेंगे पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पे बाकी देशों की आर्थिक स्थिति क्या है और उसकी तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, मैंने जैसे कुछ आंकड़े आपको दिए, इन्फ्लेशन, महंगाई की बात मैंने कही। ठीक है, अभी 10 इयर्स डेकेडल लो हम लोग की महंगाई है।
अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कई सालों में एक लो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। जीडीपी ग्रोथ देखिए, आज विकसित देशों, चाहे यूएस हो या यूरोप के देश हो, वो 2-3% उनकी जीडीपी बढ़त नहीं हो रही है, जबकि हमारी जीडीपी अब कंजर्वेटिव फिगर्स है जो 6.5 से नीचे नहीं है। ठीक है, तो जो हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन की ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही एक हमारे लिए पॉजिटिव है। उसी तरह हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी बहुत कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड बढ़ने का है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो अच्छा है। हमारी फॉरेन रिजर्व, जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि $700 बिलियन के आसपास है। 11 महीने की हमारी जो आयत को अभी हम लोग उससे मीट कर सकते हैं, हमारी जो अभी फॉरेन रिजर्व्स है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पूरी दुनिया में एक माहौल ऐसा है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम लोग कोलेटरल डैमेज है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने घर को कैसे अच्छे से रखें, हमारे जो आदतें हैं उसको कैसे सुधार लाएं उसमें, और दुनिया में जो है उसमें जब हमारी तो उसको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल, बिकॉज ऑफ गुड लीडरशिप, आज हमारे देश, देखिए आप कोविड के बाद भी पूरी दुनिया जब लड़ रही थी कोविड के, तो 140 करोड़ जनता को 2-2 वैक्सीन देना, महंगाई नहीं बढ़ने देना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आज देखिए पाकिस्तान की आपने जिक्र किया, जहां पे 50-60 रुपया पर लीटर डीजल पेट्रोल प्राइस बढ़ा, जी हमारे यहाँ पे नहीं बढ़ा। ठीक है, प्रधान अभी आगे बढ़ने का संभावना है, लेकिन क्योंकि आम जनता पे बोझ ना आए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार की कोशिश रही है। और जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार पूरे देश को आश्वासन दिया है कि हमारी जितनी भी परिस्थिति दुनिया में खराब हो, हम जरूर इसका मुकाबला करेंगे, और देशवासियों पे, कॉमन सिटीजन पे जैसे कोई ज्यादा बोझ ना आए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। सुजीत जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे है, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है देश के हर नागरिक के मन में यह सवाल आए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने एक एक करके फैसले लिए, कैसे ईंधन की बचत हो, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए, कैसे आम आदमी को राहत दी जाए। दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने सवाल उठाए हैं, मुद्दे खड़े करे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने अपील क्यों की इस समय पर। इसे आप कैसे देखते हैं, इस तरह की राजनीति? जी, इस पे राजनीति करना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदारी है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। 1962 का मैंने जिक्र किया था। वैसे 1965 में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने पूरे देशवासियों को अपील की थी कि हर सोमवार को वो एक टाइम का खाना ना खाएं, क्योंकि हमारी फूड क्राइसिस थी उस समय, और उन्होंने खुद ही लिव्ड बाय एग्जांपल। उस बाद मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, तब उन्होंने चिदम्बरम जी ने 4 बार अपील की थी कि सोने की खरीदारी में कमी लाने के लिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने भी एक सर्कुलर इश्यू की थी, आपको याद होगा, कि 10% जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है हर मंत्रालय को कम करना चाहिए, खासकर जो ट्रैवल्स हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रैवल्स में कमी लानी चाहिए। तो ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं पूरी मतलब अगर देखेंगे हम लोग, जहां पे सरकार, कई अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे देशवासियों को ऐसे अपील की है। इस पे राजनीति करना बहुत ही गैर जिम्मेदारी है, और मैं मानता हूं कि बहुत ही ये गलत एक राजनीतिक परंपरा है। उनको झांकना चाहिए, अपने पुरानी इतिहास देखनी चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए या फिर कहीं जाना चाहिए, वो यही कह रहे हैं कि आप विदेश कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा कम कर दें। हमारे देश में इतनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, 1 साल तक कम से कम ये कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, राइड शेयरिंग कीजिए, गोल्ड जहां नॉन एसेंशियल परचेज ऑफ गोल्ड है उसको कम कीजिए। तो यहाँ पे जो सच्चाई है देश के सामने वो ला रहे हैं, देशवासियों को अपील कर रहे हैं। तो देखिए ये जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है, विपक्ष के लोग। अब खुद देखिए 5 राज्यों में जो परिणाम आया है, इससे पता चल जाता है कि देश के लोग, देश की जनता किसके साथ है। तो ये चाहे कुछ भी बोले, इनकी बातों में कोई देशवासियों पे असर नहीं होने वाला है। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया, ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि खाड़ी के देशों में करीब 90 लाख भारतीय कामगार हैं, और वे कामगार जो भारत पैसा भेजते थे उस पर असर पड़ा है। इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि अगर बात हम केरल की करें तो बहुत बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में केरल के नागरिक वहाँ काम करते हैं, और जो राशि वो भारत भेजते हैं, जो धन भेजते हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। लेकिन परिस्थितियों के चलते उस पर भी असर पड़ा है। एक और मुद्दा
जो शिशिर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बात जब सोने की आती है तो जाहिर सी बात है भारतीय संस्कृति में सोने का, भारतीय जीवन में सोने का बड़ा महत्व है, लेकिन सोने का जो संकट खड़ा हुआ है सोने के जरिए, वो क्यों, उसको लेकर भी सवाल और एक मुद्दा उठता है। देखिए, सोने के साथ तीन बातें आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि सोने की कीमत बढ़ी हुई है जब से अपना ईरान और उनके बीच की लड़ाई थी, अमेरिका के बीच की लड़ाई थी, उसके पहले भी जब रूस और यूक्रेन का था, उसके बाद ही जो है बढ़ोतरी शुरू हो चुकी थी। तो ये काफी समय से सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। आज के दिन में देखिए 150 160 के लगभग हो चुका है। दूसरी बात यह है कि सोने की स्थिति जो है, सोने का जो भंडार है दुनिया में, वो सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। जो सोना बन चुका है वही आपको मिलेगा। तो उसमें से हम काफी ज्यादा उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर चुके हैं और अब नए सिरे से सोने का निर्माण नहीं हो सकता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी डॉलर मजबूत होता है, सोना और कमजोर होने लगता है। तो ये तीन ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर आपको असर देखने को मिला है। अब भारत में एक बड़ी चुनौती क्या होती है कि एक बड़ी मात्रा में सोना, लगभग कहते हैं अनुमान जो है कि 20,000 टन या उससे भी कहीं ज्यादा घरों में पड़ा हुआ, जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे लिए सोने का मतलब एक इमोशन है, एक भावना है। हम जब भावना में लगाते हैं पैसा जी, तो हम ये नहीं देखते कि उसका भाव क्या है, हम बस खरीदते हैं। कहते हैं ना, सोना जन्म से लेकर के मरण तक के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो अब ऐसे में आपके पास क्या है, एक विकल्प आपसे अपील की जा सकती है कि आप इसकी खरीदारी ना करें या खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल दीजिए। अब ये अपील इसलिए भी है क्योंकि ये जो तीन कारण मैंने दिया, और सोने तो अगर आपके पास नहीं है, कहीं से भी आप लेकर के आ रहे हैं, तो आप डॉलर में तो चुकाएंगे, डॉलर पे ऑलरेडी दबाव है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चले तो सोने की स्थिति में आपको और ज्यादा मजबूत कदम उठाने की जरूरत हो। जी शिशिर जी, एक अपील किसानों से भी सरकार ने की, और वो है किसानों से आयात होने वाले उर्वरक पर निर्भरता घटाने की। जाहिर सी बात है यह मुद्दा भी आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। बिल्कुल, देखिए यूरिया हम बड़े पैमाने पर जो इसको कहते हैं, या बाकी भी जो खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें हम काफी कुछ जो है वो आयात करते हैं। और वहां पर यूरिया के दाम जो है वो सरकार तय करती है, चाहे उसकी लागत जितनी भी ज्यादा हो जाए। प्लस एक तरफ आप दोहरी मार देखिए कि एक तरफ आपको कीमत ज्यादा चुकानी है और वो भी डॉलर में, और दूसरी तरफ आप ज्यादा कीमत नहीं लेते, वो आपने कीमत तय कर रखी है। तो इसी वजह से उन्होंने जैविक खादों के इस्तेमाल के ऊपर, रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद के इस्तेमाल पे जोर दिया है। दूसरी तरफ जहां पे एनपीके या बाकी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं, वहां पर जो कंपोनेंट को दिया जाता है उसका भी सब्सिडी का बर्डन है, उसका असर पड़ता है। तो एक तरफ जब आपकी कमाई कम हो रही है और खर्चे में कमी ना हो, तो असंतुलन तो आपका बनेगा। यही वजह है कि किसानों से एक आग्रह किया गया है कि आप जो है वो जैविक खाद का इस्तेमाल ज्यादा करें बजाय कि आप रासायनिक खादों का। जी, जाहिर सी बात है शिशिर जी, राज्य सरकारों ने जो ईंधन बचाने की पहल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है, देशवासियों से जो अपील है ईंधन बचाने की, और जो उन्होंने 7 अपील देश के सामने रखी हैं, देशवासियों से साझा की हैं, जाहिर तौर पर जब वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों, ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर जब उसका मुकाबला करता है तो देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है, देश के नागरिकों को भी राहत मिलती है, क्योंकि मुद्दा देश का है, नेशन फर्स्ट का है, इसलिए ये समय एकजुटता का है। सुजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।